बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएल सीक्वल के थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम लोगों ने जो कंटेंट्स कवर करने हैं वो है कांस्टेंट्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जिनको जब हम एक दफ़ा डिक्लेयर करवा दें तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना स्टार्ट में, ना अपने कोड के दरमियान में, ना कोड के लास्ट में। जो वैल्यू हमने फिक्स कर दी वो हमेशा पूरे कोड के दौरान टिल एग्जीक्यूशन वही रहती है। इससे पहले जब लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स पढ़े थे और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन देखी थी, उसकी इनिशियलाइजेशन थी देखी थी, उसका स्कोप देखा था और लास्ट में हमने ये देखा था कि वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा देते हैं उसके बाद उसके अंदर हमारे टेबल्स में से वैल्यूज किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं और फिर उसके बाद हम अपने कोड में किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट का और वेरिएबल का डिफरेंस कैसे हमें पता चलेगा? वो बड़ा सिंपल सा है। वेरिएबल्स को जब हम डिक्लेयर करवा रहे थे तो उसके लिए सिर्फ हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल का एक नेम रखा था और उसके आगे हमने उसकी डेटा टाइप बता दी थी और ब्रैकेट के अंदर हमने उसकी लेंथ बता दी थी और उसके आगे दो डॉट्स का साइन या कॉलन, इक्वल टू का साइन और उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाती है। जबकि कांस्टेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है या उसकी आइडेंटिटी क्या है कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल का नेम लिखते हैं सबसे ऊपर, डिक्लेरेशन से भी पहले जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। आप इस एग्जांपल के अंदर देखो, लेफ्ट साइड वाला जो हमारा कॉलम है जहाँ पे हमारी डिक्लेयर वाली स्टेटमेंट है उससे भी सबसे ऊपर हमने कैपिटल लेटर के अंदर हमने लिखा पी आई पाई, कांस्टेंट का कीवर्ड यूज किया, उसके आगे हमने उसकी डेटा टाइप बता दी नंबर और आगे हमने उसकी वैल्यू बता दी। पाई की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल वैल्यू है 3.1415। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने अपना वो रेगुलर कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। डिक्लेयर लिखा और उसके आगे सारी जो वैल्यूज आ जाती हैं इस कोड के अंदर। यहाँ पे जो आपको सामने एग्जांपल नजर आ रही है इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, हमने एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट किया। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए होती हैं, हमें पाई चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए होता है, डायामीटर ले लें, सरकमफ्रेंस और एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। बिगिन के अंदर हमने क्या किया, रेडियस को वैल्यू असाइन कर दी 9.5, डाया के लिए या डायामीटर के लिए क्या किया, रेडियस इंटू 2, यानी कि रेडियस को जब हम डबल कर देते हैं तो वो डायामीटर बन जाता है, यानी कि सर्कल का हाफ बन जाता है। सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हमने सबसे ऊपर एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करवाई थी 3.1415 और इंटू रेडियस, रेडियस हमने क्या डिक्लेयर करवाया 9.5। इसी तरह से एरिया जब कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। जहां पर भी स्क्वायर आ जाता है, जैसे आर स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को दो दफा लिख देते हैं। जैसे रेडियस का स्क्वायर होता है तो पाई इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस को हमने दो दफा लिख दिया। और नीचे क्या किया हुआ है, डीबीएम अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये हमारी आउटपुट वाली लाइन है। सबसे पहले रेडियस प्रिंट करवा दिया, नेक्स्ट में डायामीटर, उसके बाद सर्कमफ्रेंस और लास्ट में जाके एरिया को प्रिंट करवा दिया है। रिजल्ट्स आप देख लें, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं रेडियस के भी, डायमीटर के, सर्कमफ्रेंस के और एरिया के। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है लिटरल्स का। लिटरल्स क्या होते हैं, ये ऐसे एक्सप्लिसिट न्यूमेरिक वैल्यूज कह लें, कैरेक्टर वैल्यूज कह लें, स्ट्रिंग या बुलियन वैल्यूज होती हैं जो कि आइडेंटिफायर्स नहीं होती हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट वैल्यूज होते हैं। ऐसी एक्सप्लिसिट वैल्यूज जिनको हम खुद से डिक्लेयर करवा रहे होते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब ही ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसको हम खुद से डिक्लेयर करवाएं, यानी कि वो एज एन आइडेंटिफायर हम यूज नहीं करेंगे बल्कि हम उसको खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल में उन्होंने बताया ट्रू है, 786 है, नल है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, ये सब के सब क्या हैं, ये लिटरल्स हैं। अब लिटरल्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे न्यूमेरिक लिटरल्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स भी हो सकती हैं, बुलियन भी, और डेट और टाइम भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स जब हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। इनको हम देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे कहा हुआ है कि लेट अस अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10, यानी कि ए वेरिएबल की वैल्यू इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5। अब ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5 अगर हम अपने माइंड के अंदर रखें तो नीचे जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो उन्होंने इसी टेबल के अंदर शो करवाया हुआ है। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर आ जाता है प्लस का। प्लस के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। तो 10 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। देन ए माइनस बी करते हैं, अगर हम बी भी हमारा माइनस भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो आंसर क्या आ गया 5। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन का है, ए इंटू बी, आंसर क्या आ गया 10 इंटू 5, 50 आ गया। इसी तरह से 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 आंसर आ गया। और लास्ट हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, ए रेस टू पावर बी, तो वो हमारे पास आगे वैल्यूज आ गई हैं। फिर सेकंड हमारे पास ऑपरेटर की टाइप आ जाती है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज या दो एक्सप्रेशंस के दरमियान कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे इक्वल टू का साइन है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है और राइट साइड पे जो वैल्यू है क्या वो बराबर है। अगर तो इक्वल है तो हमें क्या रिटर्न कर दिया जाता है, ट्रू रिटर्न कर दिया जाता है। अगर इक्वल नहीं होती तो हमारे पास इन रिटर्न जो आता है वो वैल्यू होती है फॉल्स। इसी तरह से नॉट इक्वल टू के लिए यहाँ पर 3 टाइप्स बताई हुई है। नॉट इक्वल टू के लिए जो आप ऑपरेटर्स ये सिंबल्स यूज कर सकती हैं, सबसे पहले आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से लेस देन एंड ग्रेटर देन को इकट्ठा अगर आप लिखें तो ये भी नॉट इक्वल टू का यूज होता है। और नॉट इक्वल टू के साथ इक्वल टू का साइन अगर लगाएं तो ये भी नॉट इक्वल टू को ही शो करवा रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और लेस देन इक्वल टू का साइन है। उसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हमने क्यूरीज हैंडलिंग के दौरान हमने देखे थे। लाइक था, जैसे बिटवीन था, इन था और इज नल था। आप लोगों को अगर याद हो जब हम क्यूरी हैंडलिंग कर रहे थे, क्यूरीज लिख रहे थे, तो वहां पे हमने लाइक ऑपरेटर को भी यूज किया था, बिटवीन को भी यूज किया था, इन को भी और इज नल को भी यूज किया था। लाइक ऑपरेटर क्या करता था कि हम परसेंटेज का साइन यूज करते थे और उससे पहले या बाद में हम किसी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट को यूज करते थे, तो वो क्या करता था, उस अल्फ़ाबेट अगर परसेंटेज से पहले अल्फ़ाबेट यूज किया तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग लेटर उस अल्फ़ाबेट से होगा, सर्च करेगा और उसके आगे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। और अगर हमने परसेंटेज के बाद जगह को ब्लैंक छोड़ दिया है या डैश छोड़ दिया है तो वो उतने स्पेसेस के नंबर को काउंट कर रहा होता था। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन क्या करता था, दो वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे होते थे। इन ऑपरेटर क्या करते थे, इन ऑपरेटर एक लिस्ट को शो करवा रहा होता था, मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम यूज कर रहे होते थे। इज नल बता रहा होता था कि हम ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू नल हो या ये पर्टिकुलर वैल्यू नल ना हो। फिर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। अब हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है। सबसे पहले अगर हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंस के अंदर आपका क्या होता है, सबसे ऊपर अगर आप देखो तो लेस देन है, फिर ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के सारे सिंबल्स, और इसके अलावा इज नॉट, लाइक, बिटवीन एंड इन। और अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखें तो फिर आपके पास आ जाता है एक्सपोनेंट का साइन, देन आइडेंटिटी या निगेशन का साइन आ जाता है, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंकैटिनेशन। और उसके बाद कंपैरिजन के ऑपरेटर्स जितने भी आ जाते हैं, फिर जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जैसे नॉट है, एंड है और है। थैंक यू।